नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही कोई भी घबरा जाता है, क्योंकि इस लाइलाज बीमारी से दुनिया में हर साल करोड़ों लोग मरते हैं और मेडिकल साइंस की तमाम तरक्की के बावजूद इसका तोड़ नहीं निकला है। लेकिन अब रूस की एक वैक्सीन ने उम्मीद जगाई है। वहीं भारत के एक स्वदेशी जो कहते हैं ना कॉपी ने भी डेंगू वैक्सीन की उम्मीद जताई है, जो जल्द हो सकता है बाजार में आ जाए। आज इन दो जिंदगी देने वाली वैक्सीन पर स्वदेश विशेष में खास चर्चा करेंगे। जी हाँ, मेडिकल साइंस में जब भी कोई ब्रेक थ्रू मिलता है तो पूरी दुनिया का भला होता है। कैंसर और डेंगू जैसी जानलेवा और लाइलाज बीमारियों के इलाज में ऐसा ही ब्रेक थ्रू मिला है। जहां रूस ने कैंसर के इलाज के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है, ट्रायल के बाद इसके इसी साल लॉन्च होने की उम्मीद है। इसके रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो प्री क्लिनिकल ट्रायल में इस वैक्सीन ने ट्यूमर की ग्रोथ को काफी हद तक रोका है और मेटास्टेसिस को भी घटाया है। ये एक पर्सनलाइज्ड वैक्सीन है जो मरीज के इम्यून सिस्टम के जरिए काम करती है। जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से इस वैक्सीन को तैयार करने में करीब 1 हफ्ते का वक्त लगता है। यह बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि दुनिया में हर 5 में से 1 व्यक्ति को कैंसर होने की आशंका है और इस साल के अंत तक पीड़ितों की संख्या 2 करोड़ तक पहुंच सकती है। इधर भारत में भी डेंगू की वैक्सीन जल्द आ सकती है। सुरक्षा मानकों पर यह वैक्सीन अभी तक खरी उतरी है। इसके पहले 3 फेज के ट्रायल में 50% से ज्यादा लोग एनरोल हुए हैं। तो क्या गंभीर और खतरनाक बीमारियों से लड़ने में यह एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, बड़ी कामयाबी है। और इस तरह से जो वैक्सीन की दुनिया है वो किस तरह से मानव कल्याण में लगी है, इन सारी चीजों पर हम फोकस करेंगे। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं बेहद खास मेहमान। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र कुमार मेहता साहब जुड़े हुए हैं, जो कि फॉर्मर डीन है, नेशनल चेयर ऑफ एम्स और आईसीएमआर के बहुत ही सम्मानित साइंटिस्ट रह चुके हैं। बहुत करीब से तमाम स्थितियों को देखते आए हैं। डॉक्टर नरेंद्र, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। आप भी इन तमाम खबरों से गुजरे होंगे और जब भी कोई वैक्सीन उम्मीद जताती है तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि जब कोई बड़ा ब्रेक थ्रू वो चाहे किसी भी देश में मिले, वो पूरी मानवता के लिए और मेडिकल साइंस के लिए एक उम्मीद की रोशनी के तौर पर देखा जाता है। हमें बताइए कि ये जो खास तौर पे रूस की वैक्सीन की बात की जा रही है और भारत की डेंगू वाली वैक्सीन की जो सक्सेस रेट की बात की जा रही है और अभी तक के ट्रायल्स को बहुत ही प्रोग्रेसिव बताया जा रहा है, इसको किस तरह से देखा जाए और कितना बड़ा ब्रेक थ्रू? देखिए, मैं सबसे पहले तो बात करूंगा अपने डेंगू वैक्सीन की, जो कि भारत में ही बनाई जा रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से, और इसमें आईसीएमआर का बहुत ज्यादा रोल है। आईसीएमआर ने उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया है और चाहिए भी, क्योंकि इंडिया में नियरली 100 से 400 मिलियन इन्फेक्शन होते हैं इसके डेंगू के। और डेंगू की अगर वैक्सीन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ये 2023 से चल रहा है। फेज 1 ट्रायल हो चुका है, फेज 2 ट्रायल भी हो चुका है। अब हम फेज 3 ट्रायल पे आ गए हैं, जहाँ के करीब 10,000 से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया है। उनके ऊपर डेटा भी चल रहा है। 20 साइट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन ऑल। और उस 20 साइट के बाद जब डेटा जब आएगा और अगर इट टर्न्स आउट के बड़ा अच्छा है तो इट विल बी रियली वेरी वेरी गुड, क्योंकि इससे नंबर ऑफ डेंगू इन्फेक्शंस कम होंगे। आज की प्रॉब्लम ये है कि जब आपने भी सुना होगा कि डेंगू इन्फेक्शन के बाद यू डेवलप सम काइंड ऑफ इम्यूनिटी। लेकिन डेंगू के 4 टाइप्स होती हैं और ये वैक्सीन जो ऐसी है, ये चारों टाइप्स को लेकर चल रही है। यही इसकी सबसे बड़ी बात है। इट्स अ मल्टी विवेलेंट वैक्सीन और चारों टाइप, इसलिए इसका नाम भी इन्होंने टेट्रावैक्स डी डाला है, टेट्रावैक्स डीवी, डिजाइन्ड
इसका ये डिजाइन बनाया गया कि चारों जो डेनवी हैं, इनको हम कहते हैं डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3, डेनवी 4। आपने सुना होगा कि किसी को अगर हो जाता है डेंगू इन्फेक्शन, तो उसी टाइप का, उसी स्पेसिफिक सब टाइप का इन्फेक्शन दोबारा से नहीं होता। लेकिन अगर उसी इंडिविजुअल को दोबारा से डेंगू वायरस हो, तो वो बाकी के जो 3 टाइप्स हैं उनमें आ जाता है, और इसको, और वो इंडिविजुअल जो है इट डेवलप्स अ वेरी सीवियर फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन। उसका कारण ये है कि एक फिनोमेनन है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी डेवलपमेंट एनहांसमेंट। एक बार डेंगू होने के बाद, उस डेंगू की सब टाइप होने के बाद, वो जो एंटीबॉडीज हैं वो जुड़ जाते हैं डेंगू वायरस के साथ में, तो फिर वो जो बाकी के सब टाइप हैं उनके ऊपर कोई अटेक्शन नहीं देती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास एक डेंगू वैक्सीन हो जो कि चारों सब टाइप्स के हो। अगर किसी को एक बार डेंगू इन्फेक्शन हुआ, सेकंड टाइम हो, तो उसके चांसेस है कि उसको सेवेरिटी ऑफ इन्फेक्शन विल बी वेरी हाई। सेवेरिटी हाई का मतलब ये है, उसको हम कहते हैं डीएचएफ, डेंगू हेमोरेजिक फीवर। तो वो सबसे खतरनाक बात होती है। तो उस लिहाज से जो वैक्सीन अभी बनाई जा रही है, बहुत अच्छी बात है। अब ये तो टाइम पे मालूम पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि बाय द ईयर एंड जब ये डेटा जब सारा बाहर आएगा, तो तब पता चलेगा इस वैक्सीन की अटेक्शन रेट कितना है, चारों डेंगू सब टाइप के खिलाफ है कि जो 2 या 3 के खिलाफ है। तो ये देखने की बात रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी वैक्सीन जो रशिया में बन रही है, वो वैक्सीन का एक और भी महत्व है। वो वैक्सीन जो है वो मेलानोमा के लिए है। मेलानोमा जो है ये स्किन कैंसर होता है। ये सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में, क्योंकि वहाँ सन एक्सपोजर बहुत है। ये यूवी लाइट एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। उसके कारण इसका बहुत ज्यादा रोल होता है, और जरूरत भी है। इसमें होता क्या है कि इम्यूनिटी जो है इसके मेलानोमा के खिलाफ, इम्यून सिस्टम जो है वो देखता है मेलानोमा एसोसिएटेड एंटीजेंस, MAA कहते हैं हम उसको। ये स्किन कैंसर सेल्स पे पाए जाते हैं, मेलानोमा एसोसिएटेड एंटीजेंस। इनके खिलाफ हमको चाहिए एंटीबॉडी अगेंस्ट दीज, जो कि इन मेलानोमा स्पेसिफिक एंटीजेंस के खिलाफ जी, इम्यूनिटी बढ़ाएगी, और बिल्कुल। उससे ठीक भी हो पाएगा। तो यही चीज चल रही है उनके वहां। वो जो रशियन साइंटिस्ट हैं, दे ट्राई टू मेक ए वेरी कॉमन वैक्सीन फॉर दैट। अदरवाइज भी हमारे पास इम्यूनोथेरेपी भी है, कुछ और चेक पॉइंट इनहिबिटर्स के लिए बिल्कुल। कुछ और भी पहलुओं पे के साथ मैं आपके पास आऊँगा डॉक्टर, और इसको ज़रा समझना चाहूँगा। और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं इंटरनल मेडिसिन फोर्टिस मानेसर से। डॉक्टर स्वाति, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत। सबसे अहम बात यह है कि जब हम डेंगू की बात करते हैं, मतलब खास तौर पे महानगरों की जब बात आती है, मतलब ये किस स्तर पर जानलेवा बन जाता है? आपको लगता है कि बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है? क्योंकि जो तमाम फाइंडिंग्स हैं उसमें अभी तक के रिजल्ट से हैं कि जो चारों प्रकार हैं डेंगू के, उन सभी पर अभी तक ये कारगर नजर आ रही है। तो आप इसे कैसे देखती हैं? क्या बड़ा ब्रेक थ्रू है या थोड़ा इंतजार और करना होगा बाकी स्टेजेस के लिए? देखिए, उम्मीद की किरण तो बहुत अच्छी है प्रशांत जी, क्योंकि जैसे आप जानते ही हैं और आपने कहा भी कि डेंगू जो है हर साल अपना कहर जो है हम लोगों के ऊपर बरपाता है। हर साल हम देखते हैं कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है एडमिटेड होते हैं। मृत्यु भी देखी जाती है इसकी वजह से, और वहीं इसकी वजह से जो हॉस्पिटल फ्लडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी हमारे पास ऑलरेडी डेंगू के पेशेंट्स आने शुरू हो चुके हैं, और एक पैनिक जो डेंगू को लेकर के लोगों के मन में है वो भी स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरह से प्लेटलेट काउंट्स वगैरह गिरती हैं, कुछ लोगों में ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस भी दिखते हैं, तो डेंगू को लेकर के लोगों के मन में अच्छा खासा डर रहता ही है।
ऐसी स्थिति में अगर ऐसी कोई वैक्सीन आती है, क्योंकि देखिए अभी ये फेज़ 3 ट्रायल में चली गई है ऑलरेडी पेनिशा बायोटेक की जो वैक्सीन है, डेंगीऑल करके, तो ये ऑलरेडी फेज़ 3 ट्रायल में गई है, जिसमें जहाँ तक मैं अभी देख पा रही हूँ, इसमें लगभग 8,000 लोग जो हैं एनरोल हो चुके हैं ऑलरेडी और उनका टारगेट है 10,500 के आसपास लोगों को एनरोल करना। तो जो चैलेंजेस पहले जो डेंगू वैक्स आई थी, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि जो पहले वैक्सीन आई थी उसमें काफ़ी चैलेंजेस थे। उसमें ये देखना पड़ता था कि पहले से डेंगू हुआ तो नहीं है और अगर डेंगू हो गया है तो फिर वैक्सीन तब उस स्थिति में उन लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रही थी और इसीलिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस वैक्सीन को रोल आउट करें या नहीं करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाए। इसीलिए अब जो ये वैक्सीन्स जिनकी बात हो रही है, 2 वैक्सीन्स हैं, क्यूडेंगा करके है और एक डेंजियोल है। इन दोनों में ये देखा जा रहा है कि अभी तक इस तरह के कोई केसेस सामने नहीं आए हैं, जहाँ जिन लोगों को पहले से डेंगू था, उन लोगों को कोई इसकी वजह से संकट दिखाई दे रहा हो या कोई परेशानी दिखाई दे रही हो, या जिनको नहीं हुआ है, उनको कुछ दिखाई दे। जैसे उन्होंने कहा भी कि एडी रिएक्शंस होते हैं, जिनकी चिंता है सबसे ज़्यादा। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखा है, लेकिन फेज़ 3 ट्रायल जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रायल है, क्योंकि अब आप एक बड़े पैमाने पर इस ट्रायल को करेंगे, क्योंकि फेज़ 1, फेज़ 2 में ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, लेकिन फेज़ 3 ट्रायल में हम कई जो है लोगों के ऊपर इसको ट्रायल करके देखते हैं। तो यहाँ से रिज़ल्ट देखना जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि क्या हमें यहाँ सकारात्मक नतीजे मिल रहे हैं? क्या ऐसा देखा जा रहा है कि हाँ, वाक़ई ये डेंगू से लोगों का बचाव कर सकता है? और अगर ऐसा होता है तो जैसा आपने कहा ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, इसका बहुत लाभ होगा, इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो फिंगर्स क्रॉस्ड और यही उम्मीद है कि ये जो वैक्सीन है, इसका फेज़ 3 ट्रायल जो कि अब शुरू हो रहा है, वो उस उसके अच्छे रिज़ल्ट सामने आएँ। ये उम्मीद यही करते हैं और जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि जब भी इस तरह का ब्रेक थ्रू होता है तो वो कहीं पे भी हो, चाहे वो यूरोप में हो रहा है, चाहे अमेरिका में हो रहा है, कहीं भी देश के दुनिया के किसी कोने में हो रहा है, भारत में हो रहा है, वो पूरी तरह से जो कह सकते हैं कि दुनिया भर के लोगों में एक तरह की उम्मीद और मेडिकल साइंस में एक अलग तरह की जो उम्मीद है, होप है और एक क्योर करने की जो हमेशा से एक प्रवृत्ति है, उन सारी चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बनाता है। एक चीज़ नरेंद्र सर मैं समझना चाहूँगा, भारत मतलब आपको तो अच्छा खासा तजुर्बा है। भारत में जो बीमारियाँ ख़ासतौर पे कैंसर और डेंगू की हम आज बात कर रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए जो रिसर्च, इनकी रोकथाम के लिए जो वैक्सीन डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, इनकी रोकथाम के लिए जो बाकी रिसोर्सेज चाहिए, उसमें आप कोर चैलेंजेस क्या देखते हैं या आपको लगता है कि कहाँ पर थोड़ा सा हम जो है वो कमतर रह जाते हैं? देखिए, कोविड जब आया था, कोविड वैक्सीन जब बनाई गई इंडिया में, उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। इसलिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास में टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये काफ़ी थोड़े समय में पे बनाई जा सकती है। हमारा एक अनुमान था एक ज़माने में, एक वैक्सीन को बनाने के लिए द 10-12 साल का टाइम लगता था। अब वो उस चीज़ में नहीं रही। अब वो वैक्सीन कैन बी मेड इन अबाउट 6 मंथ्स टाइम। और ये जो डेंगू की वैक्सीन है, इंडिया ने बनाई है पहली बार, लेकिन इसके पहले भी कई लोगों ने बनाई, लेकिन वो ज़्यादा कारगर नहीं रही। हमें उम्मीद ये है कि ये फेज़ 3 ट्रायल पे जब आ गई है, जब हमने इसके एफिकेसी ट्रायल कर लिए हैं, सेफ्टी ट्रायल्स हैव ऑलरेडी बीन डन, तो हमें लग रहा है कि भारत की वैक्सीन बड़ी कारगर रहेगी, क्योंकि पहले वालों की के कंपैरिजन में इसमें चारों सब टाइप को लिया गया बड़ी अच्छी तरह से। अब वो जो पहले की जो चैलेंजेस थी वो ज्यादा रही नहीं। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत है, सब कुछ है और स्टेज इज सेट फॉर वैक्सीन नाउ। और कहीं ना कहीं हमें इसे एक बड़ी उम्मीद के तौर पर तो देखना ही होगा। डॉक्टर स्वाति, डेंगू की अगर हम बात करें, मतलब भारत में जो स्थितियां हैं वो सुधरने की बजाय और ज़्यादा ख़राब हो रही, मतलब आप लोग मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे सीज़न हैं जिसमें आप लोग उम्मीद करते होंगे कि इस बार कम मरीज आएंगे, लेकिन वो तादाद बढ़ती जा रही है। मतलब हम अपग्रेड भी हो रहे हैं, हम
बाकी मामले में भी एडवांस हो रहे हैं, हम अवेयर भी हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि हम अवेयरनेस की कमी है, फिर भी ये चैलेंज वक्त के साथ और बड़ा होता जा रहा है। देखिए प्रशांत जी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसको लेकर के। अगर हम डेंगू की ही बात करें तो ये तो हमें मालूम ही है कि मच्छर से होने वाली बीमारी है, और इसलिए जहां-जहां मच्छर पनपेंगे, जहां-जहां इन चीजों का ध्यान नहीं रखा जाएगा कि सैनिटेशन है या नहीं। देखिए, बात केवल घर तक नहीं है, आपका मोहल्ला भी साफ होना जरूरी है, आपका जो एरिया है पूरा वो वहां भी मच्छर रहित होना जरूरी है। अगर आपके घर के आसपास सफाई है लेकिन आप काम करने कहाँ जाते हैं, वहां इन चीजों का अगर ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो व्यक्ति केवल एक घर तक सीमित नहीं है। व्यक्ति बाहर भी निकल रहा है, काम भी कर रहा है, बाजार भी जा रहा है, किसी ना किसी और एक्टिविटी के लिए भी बाहर निकल रहा है, और ये मच्छर ज्यादातर दिन में काटता है। ऐसी स्थिति में अगर आप जहां भी हैं और वहां अगर इन चीजों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और आपको ऐसा मच्छर काटता है जो डेंगू ग्रस्त है, तो आपको भी डेंगू होना स्वाभाविक है। इसलिए ये एक बहुत बड़े पैमाने पर इसके ऊपर कार्य होना जरूरी है कि केवल लोगों में अवेयरनेस ही नहीं, हमारी जो म्युनिसिपैलिटी कम्युनिटीज होती हैं उनको भी इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है, क्या हम ये पानी जो जमा हो रहा है, जो मोहल्लों में सफाइयां होनी चाहिए, जो मार्केट्स में हमें खास तौर से बाजार वगैरह में लोगों को बताना चाहिए कि किस तरह से डेंगू फैलता है, क्या चीजें हमें इसके लिए करना जरूरी है, वो सब हमें करनी ही होगी। अगर हम नहीं करेंगे, केवल एक जगह हो रहा है या दो जगह हो रहा है, तो उससे असर नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि व्यक्ति तो दिन भर घूम रहा है, वो 50 काम के लिए आप बाहर निकल रहे हैं और कहीं पर भी ये मच्छर आपको काट सकता है। इसलिए दोनों ही तरफ हमें जरूरत है कि सरकारें भी जो है इसको लेकर के संगीन रहें, समय से पहले जो है हमें शुरुआत करने की जरूरत है। अब आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, सब जगह पानी जमा हो रहा है, 2-2 3-3 दिन तक पानी जमा है, मच्छर आसानी से उसमें पनपने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में धीरे-धीरे डेंगू का संक्रमण बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए जो हमारी कम्युनिटी लेवल पे एक्टिविटीज है, वो होनी बहुत जरूरी है, और वहीं एक आम जागरूकता वो भी बहुत जरूरी है कि घर के अंदर आप इन चीजों को करें कि मच्छर नहीं पनपे, कहीं आपके घर में ऐसी चीजों में पानी नहीं पड़ा हो जिसमें मच्छर पनप रहे हो, कूलर है, टूटे हुए बर्तन हैं, आपके गमले हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, या घर के अंदर उमस बहुत ज्यादा नहीं हो। तो ये सब चीजें एक घर के अंदर भी आपको देखने की जरूरत है, और वहीं सरकारों को भी इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और देखिए, अगर वैक्सीन आती है तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि हर साल नॉर्थ इंडिया तो डेफिनेटली हम देखते ही हैं कि डेंगू की चपेट में आता है। तो अगर हम उसके लिए वैक्सीन ला पाए और अगर वो कारगर होती है, तो हम इस बीमारी से काफी हद तक बच पाएंगे, समय से लोगों को वैक्सीन लग पाएगी। और एक वैक्सीन का बहुत अच्छा फायदा जो हम देखते हैं वो ये है कि अगर बीमारी होती भी है तो फिर वो उतनी तीव्र नहीं होती जैसे कि बिना वैक्सीन के होती है। जैसे हमने कोविड में भी देखा कि कोविड की वैक्सीन लगने के बाद अगर किसी को कोविड हो रहा था तो वो उतना तीव्र नहीं हो रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि वैक्सीन के थ्रू हमें मिलता है। और जहां तक बात रशियन वैक्सीन की है, देखिए अभी वो सिर्फ एनिमल स्टडीज उस पर हो रही है, अभी ह्यूमन स्टडीज के लेवल पर वो नहीं पहुंचा है, इसलिए बहुत जल्दी होगा उसके लिए कुछ भी ऐसा कहना कि हाँ कैंसर के लिए ब्रेक थ्रू हो गया या कैंसर के लिए वैक्सीन मिल गई, क्योंकि इस तरह की खबरें तो ये लोग फैला देते हैं, लेकिन उसके पीछे के तथ्य देखने भी बहुत जरूरी है। अभी बिल्कुल। केवल जानवरों में ये रिसर्च हुई है, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो रिसर्च जानवरों में होती है वो मनुष्यों में उतनी कारगर नहीं साबित होती। तो अभी मनुष्यों में इसके ट्रायल्स होने बाकी हैं कैंसर वैक्सीन के, वो होने जरूरी हैं। उसके बाद ही ये कुछ बोला जा सकता है कि हाँ वैक्सीन कुछ अच्छी है या नहीं है, या इसके कैसे रिजल्ट्स इन होंगे। सारी चीजों साथ को ही बहुत कहीं ना कॉम्प्लिकेटेड कहीं प्रोसीजर भी है उसका। जाहिर सी बात है कि समय भी देना बहुत आवश्यक होता है। यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के उस पार भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इस छोटे से ब्रेक के बाद स्वदेश विशेष में फिर से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और सीधा नरेंद्र सर आपके पास आऊंगा। ठीक है, बाकी वैक्सीन्स की तो हमने बात हमेशा देखा है, उसके रिजल्ट्स और बाकी चीज़ें। जब बात कैंसर की आती है तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो सवाल पूछ रहे हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस तरह की जो वैक्सीन है वो किस स्टेज तक कारगर होती है आमतौर पे कैंसर के, और इसके साथ ही क्या इस तरह की वैक्सीन लेने के बाद कीमोथेरेपी, रेडिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
देखिए, मैं इस चीज़ को कैंसर की वैक्सीन को वैक्सीन नहीं कहूँगा। दिस इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ थेरेपी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी इज़ ऑलरेडी ऑन द हॉराइज़न। हम लोग कर ही रहे हैं। कार टी सेल्स हैं, कार एनके सेल्स हैं, कार गामा डेल्टा टी सेल्स हैं। ये सभी इम्यूनोथेरेपी का पार्ट है, जिसका मतलब ये रहता है किसी तरीके से हम होस्ट के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करें। तो उसका जो चेक पॉइंट इनहिबिटर्स हैं, उसको हम रोक दें। इट इज़ लाइक गाड़ी चल रही है आपकी, तो ब्रेक लग जाती हैं जो, तो ब्रेक्स जो यहाँ पर इम्यून सिस्टम में है, इनको रिमूव करने के लिए। मैं इनको वैक्सीन नाम नहीं दे पाऊँगा। हालाँकि रशियन साइंटिस्ट ने तो इसको कहा है, लेकिन ये जब मार्केट में आ गए तब पता चलेगा। अभी तो बड़ी लंबी दौड़ है। अभी तो वो एज़ हैज़ बीन सेड कि वो एनिमल ट्रायल्स आर बीइंग डन। एनिमल ट्रायल्स में सेफ्टी एंड ये वो। लेकिन अदर फॉर्म्स ऑफ इम्यूनोथेरेपी आर ऑलरेडी देयर कैंसर के लिए। तो कैंसर की दौड़ भी बहुत दूर की है, लंबी दौड़ है। हर कैंसर में वो इम्यूनोथेरेपी शायद ना काम करे। कईयों में कार टी सेल्स काम करेंगे, कईयों में कार एनके सेल्स काम करेंगे। एनके सेल को का जो फुल फॉर्म है वो नेचुरल किलर सेल्स हैं। सिमिलरली कई और तो तरह की एंटीबॉडीज भी आ गई हैं, जो कि ये चेक पॉइंट इनहिबिटर्स को रोकने के लिए। तो ये सारा जो है, ये सारा एक ही अंडर टाइटल में आता है, इम्यूनोथेरेपी, ट्राइंग टू एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। ये मैं इनको वैक्सीन का नाम नहीं दे पाऊंगा। इंटरेस्टिंग है। और यही होता है जब ख़ास तौर पे आपको कहते हैं कि हर चीज़ को जब बारीकी से देखना होता है। दुनिया जो भी दावे करे उन सब के बीच में किसी भी मेडिकेशन का जो नेचर होता है उसको किन किन पैमानों पे परखा जाता है वो शायद नरेंद्र सर से बेहतर कोई नहीं बता सकता। बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी और हम सभी की जानकारी में इजाफा हुआ और बड़ा फर्म उनका बिलीव कि इसे तुरंत वैक्सीन का दावा करना ये फिलहाल उन तमाम पैरामीटर्स तक को कहीं ना कहीं टिक नहीं करता है। डॉक्टर स्वाति, कैंसर आने वाले वक्त में हर 5 में से 1 व्यक्ति को होगा, मतलब ये अपने आप में डराता है, डराता बहुत अलग अलग स्तर पे। क्या क्या ऐसी दिक्कतें हैं हमारी जीवन शैली में या हमारी हम इतने लापरवाह हो गए हैं या हम कहीं ना कहीं एक ऐसे इकोसिस्टम में हैं जहां शुद्धता पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये सारी चीजें मिलकर क्या हमें इस खतरनाक बीमारी की ओर ले जा रही हैं? देखिए प्रशांत जी, मिलावटी जीवन में तो अब हम लोग जी ही रहे हैं, इसमें तो खैर कोई भी अब शक नहीं है। चाहे हम अपने खाने की बात करें, हम अपने आसपास की हवा की बात करें, हम जो चीजें पहन रहे हैं, कर रहे हैं, सभी चीजों में कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा मिलावट है। और खास तौर से अगर आप देखें तो जिस तरह से हमने सुविधाजनक अपने जीवन को बनाने की कोशिश की है, उसमें एक तरफ जहां सुविधा आई है वहीं बहुत सारे केमिकल्स हमारे जीवन में आने शुरू हो गए, चाहे वो खाने के द्वारा हमारे अंदर जा रहे हैं, चाहे कपड़ों के द्वारा जा रहे हैं, चाहे हवा से जा रहे हैं, चाहे जो कॉस्मेटिक्स हम यूज कर रहे हैं, जो हमारे आसपास घरों में प्लास्टर हुआ है, पेंट हुआ है, जो सामान डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स, जो भी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सब चीजों से हमारे अंदर केमिकल्स जा रहे हैं। और वो केमिकल्स जो है पहुंच करके शरीर के अंदर तरह तरह के कैंसर को जन्म दे रहे हैं, बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। और यही हमें समझना बहुत जरूरी है कि हम जो ये इतना ज्यादा जो है अपनी, जो हमारी बेसिक डाइट थी, जो हमारा प्रॉपर एक जीने का जो तरीका था, हम उससे हट करके बहुत ज्यादा आधुनिक होने की तरफ जो चले गए हैं, उससे जो हमारे जीवन में चीजें आई हैं वो सब हमें नुकसान ही दे रही हैं। और वहीं आप देखें तो लोगों का जो अब जीने का तरीका है, जीवन शैली है, वो भी बहुत बदल गई है। नींद जो है अब बिल्कुल भी अगर आप बात करें तो लोगों के जो स्केड्यूल है उसमें नींद का जो दायरा है वो बहुत ही सिमट चुका है। ज्यादातर दायरा जो है वो गैजेट्स ने ले लिया है, लोगों के स्ट्रेस ने ले लिया है, आपके वर्क हैबिट्स ने ले लिया है, या आपकी अपनी हैबिट्स ने ले लिया है। वहीं एक्सरसाइज की बात करें वो भी
अब जो है ज़्यादातर लोगों के शेड्यूल में नहीं होता है। हफ्ते में 1 बार या कुछ दिनों में याद आ गया तब थोड़ी बहुत कर ली, इस तरह से। तो जो एक नियमित पहले था कि हम एक्सरसाइज करते थे, हम लोग जब काम के लिए बाहर निकलते हैं, अब आप देखिए सामान भी खरीदने के लिए आपको और बाहर नहीं शायद जाना मुझे है। अब डॉक्टर घर पे स्वाति ये भी ऑनलाइन लगता बटन है, दबा के आप खरीद मुझे ये सकते हैं। लगता है कि हमने हमने अपने शरीर को जो कहा जाता था कि भाई इसे एक मंदिर के समान ट्रीट करो, हमने इसको सबसे लीस्ट प्रायोरिटी इस वक्त दे रखी है। हम शायद एक ऐसे डिजिटल युग में हैं जिसमें फोटोज पे फिल्टर लग रहे हैं और शायद ये दुनिया बड़े आसानी से सब चीज़ें तो लोग उस फिल्टर का इस्तेमाल अपने आप को बेहतर दिखाने को तो कर रहे हैं, वो बाहरी दिखावा तो है, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं, चाहे मानसिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से, उस पर ध्यान नहीं है। और शायद थोड़ा हमें स्लो होना होगा, हमें अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सुस्ताना होगा। बहुत थका रहे हैं हम अपने आप को हर चीज़ में, काम से लेकर और शायद कई मोर्चों पे। शायद हमें चैन से बैठ के खाना होगा, चैन से अपनी दिनचर्या को देखना होगा कि हम आखिर अपने साथ कर क्या रहे हैं। अच्छी चर्चा रही। वैक्सीन कुछ भी आ जाए, बीमारियां जो हैं और वो शायद उससे और ज़्यादा अपग्रेड होती रहेंगी, क्योंकि शरीर है, शरीर को अगर आप बुरी तरह से ट्रीट करेंगे तो आज नहीं तो कर रिएक्ट तो करेगा ही। शुक्रिया करेंगे डॉक्टर नरिंदर, शुक्रिया करेंगे डॉक्टर स्वाति। अच्छी चर्चा रही, आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आप सभी का समय लेते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का शो में जुड़ने के लिए। स्वदेश विशेष में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।